सभी को प्रणाम। डे 13 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत आज भी शीर्षक है गर्भवती स्त्री की सावधानियां। इसी में आगे देखते हैं क्या बतलाया जा रहा है। उन दिनों बिल्कुल निठल्ले बैठना तो ठीक नहीं, किंतु इतना परिश्रम भी नहीं करना चाहिए जो पेट में बच्चे की स्थिति पर दबाव डाले। कड़े परिश्रम से तेज सांस चलती है और उसका बच्चे के फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। कॉफी और चाय की भरमार करने से गर्भपात तक का भय रहता है। मिट्टी खाने लगना तथा तंबाकू का सेवन करना भी प्रसव काल की कठिनाइयों को बढ़ाना और बच्चे के भविष्य को अनेक प्रकार से झंझट भरा बनाना है। यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है कि ठीक है, गर्भ काल में गर्भवती जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसको करे परिश्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो निठल्ले बैठे रहे, कुछ करे ही नहीं। हाँ, परिश्रम इतनी करे नहीं करनी चाहिए जिससे उसके पेट पर, उसके शरीर पर दबाव पड़े, उसकी सांसें तेज चलने लगे, क्योंकि इसका दबाव बच्चे के फेफड़ों पर भी पड़ता है। बच्चे प्रायः देखा जाता है कि जो गर्भवती महिला होती है वो मिट्टी खाती है, या फिर कुछ ऐसे भी हाई फाई क्लास के लोग होते हैं जो तंबाकू सेवन, चाय आदि का नशा ज्यादा करते हैं। तो इससे यहाँ बताया जा रहा है कि इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, गर्भपात तक की स्थिति आ सकती है। गर्भवती का मन उत्साहित रखने के लिए डॉक्टर अक्सर स्टिमुलेंट स्तर की दवाएं देते हैं। उसका एक अंश बच्चे के शरीर में भी चला जाता है। फलतः बच्चा जन्म से पहले ही रक्त विकार की शिकायतें साथ लेकर आता है। उसके गुर्दे कमजोर पाए जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रायः डॉक्टर जो है गर्भवती के मन को उत्साहित रखने के लिए कुछ इस तरह की दवाइयां देते हैं कि वो तो दवा खा के उसका मन भले ही उत्साहित रहे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होते हैं और बच्चे के उस दवा का एक अंश बच्चे के शरीर में भी जाता है। क्योंकि बच्चे जो माँ खान पान रखती है वो बच्चे को भी रस के द्वारा मिलता है, तो स्वाभाविक है वो दवा भी खाएगी तो बच्चे के शरीर में जाएगा। फलतः रक्त विकार की शिकायत प्रायः देखा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है गर्भवती की स्वयं की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह बच्चे के हित अहित का ध्यान आरंभ से ही रखे। परिस्थितियों की कठिनाइयों से भरी हो तो भी उन्हें सहन करे या सरल बनाने की कोशिश करे। उन दिनों मन आमतौर से अस्वस्थ रहता है और छोटी छोटी बातों पर खींच झल्लाहट आने लगती है। दूसरों की शिकायतों को भी वह कई बार भावुकतावश बहुत अधिक बढ़ा चढ़कर मन में धारण कर लेती है। इन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि गर्भवती का अपने आप में स्वयं बड़ी जिम्मेदारी है कि वह हित अहित का ध्यान रखे। वह ऐसा कुछ अपेक्षित परिस्थितियां नहीं हो तो अपने मन को एकदम तुरंत से कभी लो कभी डाउन ऐसे ना करे, बल्कि उसको सरल बनाने का प्रयास करे और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रयास करे। हो सके तो हल्के फुल्के व्यायाम करे, इसके लिए हल्के फुल्के ध्यान करे, मेडिटेशन करे। इससे भी क्या होता है, हमारा मन शांत और कूल रहता है। और इसमें क्या होता है कि गर्भवती स्त्री जो होती है, प्रेग्नेंट महिलाएं, इसमें खुद से वो आपस में खुद में इतना संघर्ष करती है, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी अपनी मानसिक अवस्था को लेकर, क्योंकि इस समय हार्मोन्स परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम जो गर्भवती महिला होती है उनके मूड में भी काफी परिवर्तन देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्टेब्लिश रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करना चाहिए, कुछ ऐसी कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो। इससे क्या होता है कि हम अपने मन को एक दिशा दे देते हैं, तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो बच्चे पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव और हमारे मन पे भी नहीं पड़ता है और मन भी हमारे वश में रहते हैं। परिवार के सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे गर्भिणी को एक प्रकार से नवजात शिशु के रूप में समझे और न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य का वरन मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखे। उस पर चिंता, भय, क्रोध का असर पड़े ऐसे अवसर नहीं आने देना चाहिए। जरूरी होने पर औषधियों का सेवन भी सतर्कता पूर्वक ही करने दें। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि गर्भिणी स्त्री को तो खुद के प्रति जिम्मेदारी है ही, वो बच्चे को प्रति उसकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन गर्भिणी के साथ रहने वाले जो परिवार के अन्य लोग हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि गर्भिणी की गर्भवती जो महिला है उसकी इस प्रकार की देखभाल करे, उसके साथ इस तरह की बिहेव करे कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखे। उस पर चिंता, भय, क्रोध का असर ज्यादा ना पड़े, इसका ख्याल रखे और जरूरत पड़े तो हल्के फुल्के दवा भी सुलभ सरल तरीके से दिया जा सकता है। गर्भावस्था में ली गई औषधियां गर्भस्थ शिशु में शारीरिक मानसिक विकृतियां पैदा कर सकती है। येल विश्वविद्यालय की शोधार्थी ब्रेंडा एक्सेना तथा मिशेल ब्रैकेन ने लगभग 1500 उन महिलाओं का अध्ययन किया है जिन्होंने जन्मजात दोष युक्त संतानों की जन्म दिया था। तुलनात्मक अध्ययन के लिए 3000 स्वस्थ संतानों की जन्मदात्रियों से भी शोधार्थी मिले।
मिचली, उल्टी आदि से बचने के लिए जिन गर्भिणी महिलाओं ने एंटीमेटिक आदि दवाओं का प्रयोग किया था, उनके बच्चे अन्यों की अपेक्षा अधिक दोषी, विशेषतः उदर विकारी मिले। अन्य शोधों में प्रायः उल्टी रोकने वाली दवाओं का सेवन करने वाली माताओं के शिशुओं के हृदय किसी न किसी प्रकार दोषयुक्त मिले। इन शोधकर्ताओं के अध्ययनों के अनुसार अमेरिकी खाद्य एवं दवा संघ ने बेनेडेक्टिन जैसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे शिशु के आमाशय में विकृति पाइलोरिक स्टेनोसिस के रूप में बनती है। स्पष्ट है कि गर्भवती की मिचली आदि से बचाकर गर्भस्थ शिशु के गलत निर्माण का खतरा उठाना विवेक सम्मत नहीं है। प्राय हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से कि प्राय महिलाओं को गर्भावस्था में उन्हें उल्टियाँ, मिचलियाँ ये सब आते रहती है, लेकिन उनसे संघर्ष न करके लोग उसे रोकने के लिए जो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर जो दवा देते हैं उसका एक शोध किया गया, जिस पर शोध किया गया और पता चला कि उन दवाओं के लेने से, गर्भवती महिलाओं के लेने से उनके गर्भस्थ बच्चे पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं और कुछ न कुछ उनके शारीरिक विकार उत्पन्न जन्म के बाद उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन की गई थी। तो इसलिए इन दवाओं को बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लेने के लिए कहा जाता है और कोशिश करना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से हम उस संघर्ष को झेलें। बहुत सारे ऐसी दादी माँ वगैरह के हमारे किचन में ही इन सब चीज़ों से निपटने के लिए घरेलू दवाइयाँ होती है आयुर्वेद के रूप में। जैसे उल्टियाँ और मिचलियाँ आती है तो लोग जवाइन का पानी, हींग वगैरह ये सब का साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम इन सब चीज़ों को प्राकृतिक रूप से लेते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको फिर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि दवा से हम बचें। आलसी महिलाओं के बच्चे देर से चलने और बोलने वाले पाए गए हैं। न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय में ऐसी महिलाओं के विशेष रूप से सर्वेक्षण किया गया है जिनके बच्चे मंद बुद्धि, धीमी प्रगति के थे। मालूम हुआ कि उनकी माताएं गर्भावस्था में अक्सर खिन्न रहती रही हैं। उन दिनों उनका उत्साह मंद रहा है। इस अध्ययन में 1.5 वर्ष के बाद चलने वाले शिशुओं को मंद माना गया है। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद बोलने वाले मंद की श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। संग्रहित आंकड़ों के अनुसार 20% से अधिक मंद बोलने या बोलने वाले अथवा दोनों निकले। इनकी बुद्धि लब्धि भी निम्नतम स्तर की रही। अपेक्षाकृत पाठन योग्यता में भी वे पीछे रहे। सामान्यतः औसत 100 मान लेने पर मंद बोलने या डोलने वाले का प्रतिशत 66 रहा। जिन माताओं को भविष्य के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भान नहीं, वे उन दिनों अस्त व्यस्त रहकर उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं। जो बच्चों को भार और प्रसव को आफत मानती हैं, उनके लिए यही अच्छा है कि वे गर्भधारण न करने को अच्छा समझे और उस बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता बरते। किंतु जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं उन्हें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अवांछनीय खान पान, विकृत वातावरण, प्रदूषित माहौल आदि से बचना चाहिए। सुसंततियां ही तभी जन्म लेगी। यहाँ बताया जा रहा है कि जो अवांछनीय रूप से गर्भधारण कर लेते हैं तो या तो फिर उसे कोशिश करें कि उस समय वो खुश रहें, यदि प्रसन्नचित्त रहें। यदि वो चाहते हैं कि किसी तरह हम इसको बोझ समझते हैं तो इस प्रसव को आफत ना लें, क्योंकि जो संतति आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपका अंग है बल्कि आपके समाज का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का, भविष्य का, सबका अंग है। तो अगर वो विकृतिपूर्ण उत्पन्न होंगे तो कहीं नहीं कि वो अपने जीवन का तो खुद का आपके ऊपर तो भार रहेगा ही, वो अपना खुद का जीवन भार होगा और वो समाज और राष्ट्र के लिए भी भार उत्पन्न होगा। तो इसलिए ऐसी संतति उत्पन्न ना करें। जब हम जान रहे हैं कि सुसंततियां उत्पन्न करने की जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर होती है तो अवांछनीय ढंग से हम गर्भधारण ना करें। यदि धारण कर लें तो कोशिश करें कि हम उस अवस्था में प्रसन्नचित्त रहें। तो इस प्रकार आज ये टॉपिक समाप्त होता है कि गर्भवती स्त्री की क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे बच्चे को सांचे में ढाल सकते हैं। गर्भ धारण करके भी गर्भस्थ शिशु के जिस रूप में चाहे उस रूप में हम निर्माण कर सकते हैं, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा, अपनी चिंतन के द्वारा। इसमें न सिर्फ गर्भवती स्त्री की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांशता जिम्मेदारी होती है, साथ साथ उस गर्भिणी के साथ रहने वाले परिवार वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार हम लोग अपनी भावी पीढ़ी का नव निर्माण कर सकते हैं। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन सब स्वाध्याय के द्वारा कि कैसे एक भावी पीढ़ी का नव निर्माण किया जा सकता है, उसको कैसे एक सुसंतति के रूप सांचे में ढाला जा सकता है। ये प्राय हमारे हाथ में, हमारे बस में है। तो
तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए कर्तव्यशील बने और सोचें कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है। सभी को धन्यवाद। आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे को। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।